नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। मैं हूं जयंत नेगी। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड LT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों हमारे द्वारा लगातार उत्तराखंड LT शिक्षण अभिरुचि पर एक विशेष सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज MCQ प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एक मॉडल पेपर डिस्कस किया था जिसका नाम था मॉडल पेपर 4, जो कि दोस्तों बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट किया था। हमने 30 क्वेश्चन उसमें सेट किए थे जो कि आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। और आजकल दोस्तों हमने सीरीज चला रखी है कि हम आपको लगातार मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें हम आपको 30 क्वेश्चन बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सेट करके देते हैं। अगर आपने मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आप जाकर उसको देख सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों को शायद पता नहीं है कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। कई लोग PDF की मांग करते रहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक ऑलरेडी अबाउट सेक्शन में अवेलेबल है। वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम अपनी PDF को अपलोड कर देते हैं, तो आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज भी हम आपके लिए एक और मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हमने बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 30 क्वेश्चन सेट किए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होंगे। नो डाउट कि इसको आप पूरा देखिएगा, अगर पसंद आता है तो इसको शेयर भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है जो कि शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, यानी कि आपका छात्रों के प्रति कैसा एटीट्यूड होना चाहिए। हकलाने वाले छात्र के प्रति आपका क्या रवैया होगा। उसे उचित शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाएगा, उसके संग सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना है, या यह समझना कि ऐसे लोगों को पढ़ाना बेकार है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कि आप उसके संग सहानुभूतिपूर्व रवैया रखें। एक छात्र अगर वो हकलाता है तो आप उसके संग एक थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखें, आप उसके संग सहानुभूति रवैया अपनाएं। यही दोस्तों आपका एटीट्यूड होना चाहिए अगर किसी छात्र में हकलाने संबंधी समस्या है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है जो कि सामाजिक परिपक्वता यानी कि सोशल मैच्योरिटी पर आधारित है। समाज के प्रति छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास कैसे करेंगे आप। ठीक है, विकास होना चाहिए, यहाँ पर विकास करेंगे। समय समय पर भाषण देंगे, कक्षा में ऐसे लोगों का उदाहरण देकर, या फिर छात्रों को समाज में ऐसे लोगों के संपर्क में रखकर, या फिर उत्तरदायित्व के महत्व को बताकर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कि आप छात्रों को समाज में ऐसे लोगों के संपर्क में रखकर आप उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास कर सकते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति अगर छात्रों को जागरूक बनाना है तो इसके लिए उनमें सामाजिक चेतना और अभिवृत्ति का विकास करना होता है। ठीक है, और अगर आप उनको वास्तविक सामाजिक कार्यकर्ताओं के संग कार्य करने का अवसर प्रदान करेंगे तो उससे उनमें उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों में श्यामपट्ट कार्य को आकर्षक बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयोगी है। ठीक है, अच्छे लेख और श्यामपट्ट कार्य के महत्व पर भाषण देना, सभी छात्रों को समय समय पर श्यामपट्ट पर अभ्यास कराना, शिक्षक का स्वयं श्यामपट्ट पर कार्य करना, या फिर अच्छे लेख वाले पत्र का उदाहरण देना। ठीक, तो अगर आपने छात्रों में श्यामपट्ट कार्य को आकर्षक बनाना है दोस्तों, तो इसके लिए शिक्षक का स्वयं श्यामपट्ट पर कार्य करना इम्पॉर्टेंट है। ओके, जब शिक्षक स्वयं श्यामपट्ट पर कार्य करते हैं तो इससे ही छात्रों में श्यामपट्ट कार्य के प्रति आकर्षण पैदा होता है। ठीक है ना, ये गलत है कि आप छात्रों से श्यामपट्ट पर काम करवाते हैं। कई बार क्या होता है, कई शिक्षक श्यामपट्ट का उपयोग खुद नहीं करते हैं। ठीक, तो ये गलत है। श्यामपट्ट का प्रयोग सबसे ज़्यादा शिक्षक को स्वयं करना चाहिए, और तभी विद्यार्थी आकर्षक या हम कह सकते हैं ना कि भाई ध्यान लगाते हैं हमेशा। जब भी आपने देखा होगा कि जब जो शिक्षक है जब वो श्यामपट्ट का प्रयोग करता है तो उसी से छात्रों का ध्यान भी हमेशा श्यामपट्ट की ओर को रहता है। तो इसलिए अगर आपको श्यामपट्ट कार्य को आकर्षक बनाना है तो उसके लिए शिक्षक को स्वयं श्यामपट्ट पर कार्य करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपका संप्रेषण पर आधारित है। एक व्यक्ति में प्रभावी श्रवण निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में समाप्त हो जाता है। बोधक व्यक्तित्व के कारण, उत्तेजक भाषा के फलस्वरूप, शाब्दिक संघर्ष के कारण, या फिर प्रेक्षण पक्ष से संबंधित कारण। तो इसका क्या राइट आंसर है दोस्तों, इसका है बाधक व्यक्तित्व के कारण। ठीक है ना, जो बाधक व्यक्तित्व का मतलब है कि जो आपका
जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रप्टिव पर्सनालिटी। जो डिस्ट्रप्टिव पर्सनालिटी के कारण दोस्तों क्या होता है, प्रभावी श्रवण में कमी आती है या एक तरह से वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, विद्यालय में खेलकूद जैसे कार्यों पर लगाए गए समय के विषय में आप क्या सोचते हैं? समय का दुरुपयोग है, समय और अधिक कार्यों में लगाना चाहिए था, यह समय का उपयोग है, या फिर यह समय का सदुपयोग है? तो इसका राइट आंसर क्या है? काफ़ी सिंपल है, समय का सदुपयोग है ना। जब आप विद्यालय में खेलकूद जैसे कार्य लगाते हैं तो इससे भी छात्रों में क्या होता है, कई तरह के गुणों का और मूल्यों का विकास होता है ना। शारीरिक रूप से तो दक्ष होते ही हैं, इसके अलावा उनमें सामाजिकता का भी गुण होता है, आपस में एक दूसरे से अनुशासन भी सीखते हैं वो जब वो खेल कूद करते हैं, है ना। और इसके अलावा क्या होती है कि भाई आपसी जब वो काम करते हैं तो एक दूसरे की मदद भी करते हैं, तो ठीक है ना। तो इस तरह के कई सारे उनमें गुणों और मूल्यों का भी विकास होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अध्यापक व्यक्तिगत भेदों को किसके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से माप सकता है? ठीक है ना, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप किसके द्वारा सबसे उपयुक्त ढंग से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को माप सकते हैं? विद्यार्थियों से निबंध लिखवाकर, विद्यार्थियों को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग दिलाकर, विद्यालय परीक्षाओं के परिणाम देखने पर, या फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने पर? तो वैसे तो सबके द्वारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस पता लगते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त ढंग से आपके मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण है, कितने सारे मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के बारे में हमने डिस्कस किया है, पर्सनालिटी टेस्ट हमने डिस्कस किए हैं, बुद्धि परीक्षण हमने डिस्कस किए हैं, तो उनके द्वारा दोस्तों आप आसानी से इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता लगा सकते हैं और उपयुक्त ढंग से इनकी मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री अधिक लाभप्रद होगी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। शिक्षण सहायक सामग्री से टेलीविजन प्रोजेक्टर, सिनेमा, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑफ कोर्स टेलीविजन। टेलीविजन एक ऐसी कैसी सामग्री है दोस्तों? ये दृश्य श्रव्य सामग्री है, इसमें आपकी दोनों इंद्रियों का उपयोग होता है, ठीक है ना। वैसे एक्चुअली वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई मानव अपने नेत्रों से 75% सीखता है और कानों से अपने 13% सीखता है अराउंड, ठीक है। तो इतना प्रतिशत ज्ञान वो अपने नेत्रों से और 13% ज्ञान अपने कानों से वो प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो भाई जब क्या होगा कि भाई दोनों अगर हो जाएं तो ऑफकोर्स उसको क्या होगा भाई, 5 और 3 8, 7 और 1 8, यानी 88% ज्ञान तो उसको वैसे ही मिल गया ना। तो ऐसे ही जब वो दो इन संवेदी अंगों द्वारा ज्ञान अगर कोई ग्रहण करेगा तो वो ऑफकोर्स क्या होगा, प्रभावी होगा, मनोरंजक होगा और स्थायी होगा, ठीक है। तो दृश्य सहायक सामग्री में सबसे ज़्यादा लाभप्रद तो आपकी कौन सी होती है? टेलीविज़न होती है, ठीक। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपका अध्यापक के गुण पर आधारित है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है, क्या होना चाहिए? अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के उच्च विचार, अध्यापक का उच्च चरित्र, या फिर अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता? तो क्या इसका राइट आंसर है दोस्तों? अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, है ना। जब आप अपने व्यवसाय के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं तो वही आपका क्या है, श्रेष्ठतम गुण है। तो आप अध्यापक हैं तो अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या होगा कि आप अपने जो अध्यापन है उसके प्रति आपका पूर्ण समर्पण है, ठीक है। आप उसके लिए कितना पैशनेट हैं, कितना आपका डेडिकेशन है, वही दोस्तों आपका सबसे बेस्ट ट्रेट है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू है, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो है शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता। टीचिंग एप्टीट्यूड यही बोलता है दोस्तों कि आप जो भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं वो छात्र केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। बाकी शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था कि हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति ऐसी हो रही है कि भाई वो रोजगार उन्मुख बना रही है, ठीक। लेकिन जो शिक्षण है वो हमेशा क्या होता है, छात्र ओरिएंटेड, मतलब कि आपका बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक। तो वही उसका क्या है मेन, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी पूरी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसका जो मेन केंद्र बिंदु है वो छात्र है। तो उसी को लेकर ही सारी चीज़ें होती हैं इस समय पर, ठीक है। तो जो शिक्षण अभिरुचि है वो भी आपका क्या है, जो शिक्षण है उसको छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता है। तो यही इसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है।
इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि फिर से आपका शिक्षण पर आधारित है। शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किस लिए किया जाता है? शिक्षण सामग्री को श्वेत श्याम रूप में लिखना, विद्यार्थियों को एकाग्रचित करना, महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना, शिक्षक द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करना। वैसे देखा जाए तो सभी सही हैं, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो क्या है? महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना। ठीक है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो आप ब्लैक बोर्ड का उपयोग क्यों करते हैं? अब बोर्ड का उपयोग इसीलिए करते हैं जो आपके सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप उनको हाईलाइटेड करके बोर्ड पर लिखते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि छात्र इन चीज़ों को ध्यान में रखे और उनको सीखे ना। तो इसीलिए जो शिक्षक है उसके द्वारा ब्लैक बोर्ड का स्वयं यूज़ किया जाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो छात्र शिक्षक है वो क्या करेगा? महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदु लिखेगा, उसीलिए उसका सबसे ज़्यादा प्रयोग, ब्लैक बोर्ड का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक विधि की प्रायः सभी शिक्षण विधियां जैसे कि किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन, बेसिक, ये सब किस पर आधारित है? कौन से सिद्धांत पर आधारित है? क्रियात्मक विधि, संश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि या उपरोक्त में से किसी पर आधारित नहीं? तो ये सारी जो विधियां हैं दोस्तों, ये किस पर आधारित है? ऑफ कोर्स क्रियात्मक विधि यानी करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित हैं, है ना। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन, बेसिक, इन सारी मेथड्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो ये सारी की सारी दोस्तों क्या है? आपकी एक्टिविटी मेथड यानी कि क्रियाशीलता के इस सिद्धांत पर ये आधारित हैं। यहाँ पर बच्चा हमेशा करके सीखता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपका अभिप्रेरणा पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? मतलब एक तरह से अभिप्रेरणा का पर्यायवाची माना जाता है। किसको माना जाता है? पुरस्कार को, संवेग को, आवश्यकता को या फिर उत्प्रेरण को? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आवश्यकता। ठीक है भाई, जैसे कि आपने अभिप्रेरणा की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि भाई अभिप्रेरणा एक ऐसा बल है जो व्यक्ति के अंदर से उत्पन्न होता है ना, या एक ऐसी आंतरिक शक्ति है। ठीक, तो भाई आपके जो अंदर से उत्पन्न हो रही है वो एक्चुअली आपकी अभिप्रेरणा किसके कारण हो रही है? कहीं ना कहीं आपकी आवश्यकता उससे जुड़ी हुई है ना। तो आपको आवश्यकता है तो आपकी अभिप्रेरणा उत्पन्न हो रही है ना। तो आवश्यकता ही आपकी क्या है? अभिप्रेरणा को उत्पन्न कर रही है। तो इसलिए आवश्यकता और अभिप्रेरणा को एक समान माना जाता है। ठीक है, अंतः बदलाव के संग इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अभी आपको आप अंदर से मोटिवेटेड हैं। क्यों मोटिवेटेड हैं? क्योंकि आपको शिक्षक बनने की आवश्यकता है ना। आपको एलटी टीचर बनना है, कहीं ना कहीं आपको नीड है एलटी टीचर बनने की। ठीक, तो कहीं ना कहीं आप क्यों मोटिवेटेड हैं? आप इसलिए मोटिवेटेड हैं क्योंकि आपकी आवश्यकता है। कुछ ना कुछ आपके सामने आवश्यकता होगी तभी जाके आप क्या होते हैं? मोटिवेट होते हैं। ठीक, ये भी चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है। संज्ञानात्मकवाद से, व्यवहारवाद से, निर्मितवाद से या फिर कोई नहीं? ठीक, संज्ञानात्मकवाद और निर्मितवाद से तो ये ऑफकोर्स नहीं हो सकते, तो किससे वाद हैं भाई? व्यवहारवाद से। जहाँ पर प्रशिक्षण और अभ्यास आ गया वहाँ पर किससे रिलेशन होगा दोस्तों? इसका व्यवहारवाद से। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपका पर्सनालिटी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? ठीक है, प्रक्षेपी परीक्षण के बारे में हमने दोस्तों पहले भी डिस्कस किया है, जैसे कि आपका रोशा शाही डब्बा परीक्षण, ये भी इसमें आता है। टीएटी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आता है। शब्द साहचर्य परीक्षण भी आता है। लेकिन जो दोस्तों 16 PF यानी कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट है दोस्तों, ये आपका प्रक्षेपी परीक्षण में अंदर नहीं आता है। बाकी ये 3 आपके क्या आते हैं? ये आपके प्रक्षेपी परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण कहा जाता है। देखिए, अगर आप सिर्फ बाहरी रूप से उसको देख के आप किसी की पर्सनालिटी का वर्गीकरण कर रहे हैं या फिर उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? क्या वो गहन दृष्टिकोण है, सतही दृष्टिकोण है, मानकीय दृष्टिकोण है या फिर प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण है? तो एक्चुअली वो क्या आपका सतही दृष्टिकोण है ना। तो सतही दृष्टिकोण का मतलब क्या है कि आप सिर्फ ऊपर ही ऊपर देखकर उसके पर्सनैलिटी का आप क्या कर रहे हैं? अंदाजा लगा ले रहे हैं। जैसे प्रेक्षणात्मक क्या है? प्रेक्षणात्मक एक अलग चीज़ है। प्रेक्षण का मतलब है कि आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन में जैसे आपकी ये जो मेथड है ऊपर जो हमने पढ़ी भाई, रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट, टीएटी और ये सब परीक्षण होते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है भाई? आप ऐसी विधियों का प्रयोग करते हैं, इन विधियों का प्रयोग करते हैं। आपके जो जिसका आपने पर्सनैलिटी टेस्ट करना है उसके सामने आप कुछ इस तरह की परिस्थितियां पैदा करते हैं, इस तरह के चित्र उनके सामने प्रदर्शित किए जाते हैं जिससे वो अपनी क्या करता है? आंतरिक
जितने भी उसके संवेग होता है उनको प्रदर्शित कर देता है। ठीक, तो वो एक तरीके क्या है, वो आपके क्या है, एक प्रोजेक्टेड हम कह सकते हैं टेस्ट हैं। ठीक है, या प्रोजेक्शन टेस्ट हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन टेस्ट भी बोल सकते हैं उनको। ठीक, तो वो प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण नहीं हो सकता इसका। ठीक, तो इसका ये क्या है कि भाई सतही दृष्टिकोण है, आपने ऊपरी तौर पर देखा और सिर्फ उसके व्यक्तित्व का आपने क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। जैसे कि हम शारीरिक तौर पे भी उनका कर देते हैं ना, जैसे क्रेशमर है, उन्होंने क्या किया था कि भाई शारीरिक तौर पे कोई आदमी मोटा है, पतला है, तो उसका क्या कहते हैं, ये बिहेवियर होना चाहिए। तो वो एक तरह से क्या है, सतही दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। बच्चों का सोचना एवं सीखना नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण या फिर तटस्थ। तो बताइए, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? अग्रोन्मुखी। अग्रोन्मुखी का मतलब होता है प्रोएक्टिव। तो माता पिता को तो प्रोएक्टिव होना चाहिए। जब बच्चा कोई चीज़ सीखता है तो माता पिता को एक कदम आगे बढ़कर उसमें बच्चे को सीखने में सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो अग्रोन्मुखी भूमिका उनकी होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, मॉडल चित्रों से उत्तम निदर्शन होते हैं क्योंकि। मॉडल और चित्रों की मदद से अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। क्यों होता है? इनसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ती है। ये कल्पना शक्ति का विकास करते हैं, इनमें ज्ञान का विस्तार होता है, इनमें शिक्षण का काम सरल हो जाता है। देखा जाए तो सभी सही है, लेकिन सबसे बढ़िया है कि उनमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ती है, क्योंकि मॉडल आपका क्या होता है दोस्तों, 3 डायमेंशन फिगर होता है ना। तो आप जब वस्तु को 3 डायमेंशन देखते हैं, जैसे आपके सामने कोई रियल अगर ऑब्जेक्ट लिया है तो उससे आपको दोस्तों ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज पता लगेगी। ठीक है ना। कल्पना शक्ति का विकास तो अलग चीज़ है भाई। कल्पना शक्ति का विकास तो यह है कि भाई आप इमेजनरी दिमाग में आप कोई चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और फिर आप क्या कर रहे हैं, उसके बारे में सोचते ही चले जा रहे हैं, यानी कि आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपको मॉडल आपके सामने जब प्रेजेंट किया जाएगा तो आपका क्या होगा दोस्तों कि वो चीज़ जब आपके सामने आएगी तो फिर आपके क्या होगा, वो क्या होगा, बहुत बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन कहलाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि वो 3 डायमेंशन फिगर है, क्योंकि आपको उसमें लंबाई भी दिख रही है, उसकी चौड़ाई भी दिख रही है, ऊंचाई भी दिख रही है। जैसे कोई बिल्डिंग आपके सामने प्रोजेक्ट लेकर आया तो अब क्या हुआ कि भाई आपके सामने उन्होंने क्या कर दिया, भाई बिल्डिंग का मॉडल खड़ा कर दिया, तो आपको क्या होगा कि भाई पूरा अंदाजा लग जाएगा कि भाई बिल्डिंग ऐसे बनेगी, क्योंकि वो 3 डायमेंशन फिगर होगा ना। ऐसे ही जैसे आपको ज्वालामुखी का कोई प्रोजेक्ट लेकर आ गया तो आपको पूरा पता लग जाएगा भाई ज्वालामुखी ऐसा होता है, इसका क्रेटर ऐसा होता है। ठीक, तो सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, एग्जैक्टली पता लग जाएंगी। तो इसलिए जो मॉडल होता है वो सबसे बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन का वे होता है, मतलब सबसे बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल की मदद से किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि बुद्धि पर आधारित है। गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड, स्वभाव, अभिप्रेरणा और इरादों को पहचानने और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता कहलाती है। उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? भाषिक बुद्धि, दैहिक गतिबोधक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि या अंतःव्यक्तिक बुद्धि। ये इसका राइट आंसर है दोस्तों, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। अंतर्व्यक्तिक का बुद्धि का मतलब है इंटरपर्सनल। ठीक, कि आप दूसरे के मूड को जान लो, दूसरे के स्वभाव को जान लो, दूसरे का इरादा पहचान लो और उसी के अनुसार आप क्या करो, रिएक्ट करो। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि हम दूसरे के स्वभाव को नहीं समझ पाते और हम गलत रिएक्ट कर देते, तो उससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा। तो जो ऐसे लोग होते हैं उनमें अंतर्व्यक्तिक बुद्धि की कमी होती है। तो जो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि वाला व्यक्ति होगा वो दूसरे के मूड, स्वभाव को पहचान लेगा और उसी के अनुसार क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। ठीक है, बाकी इसमें भाषिक बुद्धि, दैहिक गतिबोधिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, ये भी गार्डनर के ने बुद्धि के प्रकार बताए थे। इन्होंने टोटल मिला के 9 इन्होंने टाइप्स बताए। इनिशियली 7 थे, बाद में 9 हो गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर है, शिक्षा बिना बोझ के, जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका क्या अर्थ होता है? शिक्षा बिना बोझ के, काफ़ी ध्यान में रखना इस चीज़ के बारे में। एनसीएफ का प्रमुख नारा क्या है? शिक्षा बिना बोझ के, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई पाठ्यचर्या के बोझ को आपने कम करना है, यही आज का मेन अर्थ है। ठीक है, बालक के बैग का वजन कम करना, विद्यालय में बालकों की संख्या कम करना, ये तो ऑफ कोर्स इनएप्रोप्रिएट है, तो गलत हो गए। तो भाई इसका सिंपल सा मतलब है कि आपने क्या करना है, पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना है, यही आपका इसका मुख्य अर्थ है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का उच्च स्तर है। ठीक, आपका शिक्षण एवं अधिगम से ये दोस्तों आधारित है। श्रृंखला अधिगम
उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, संकेत अधिगम या फिर समस्या समाधान अधिगम। तो इनके अनुसार दोस्तों जो अधिगम का उच्चतम स्तर है वो है समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास दोस्तों समस्या समाधान करने की क्षमता आ चुकी है तो आप अधिगम के उच्चतम स्तर पर हैं। जैसे कि इनका इनिशियल स्तर क्या था, सांकेतिक सीखना। ठीक, क्वेश्चन आता भी है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं हमेशा रॉबर्ट गेने से। ठीक, तो रॉबर्ट गेने ने आपके क्या दिए थे, एक तरह से इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए थे, है ना। 8 प्रकारों का इन्होंने वर्णन किया है और उनको स्टेप वाइज इन्होंने क्या किया था, कंस्ट्रक्ट किया था। जैसे पहला प्रकार था भाई सांकेतिक सीखो, दूसरा था उद्दीपन अनुक्रिया सीखो। ठीक, इस तरह के इन्होंने प्रकार बताए हैं। तो सबसे जो निम्नतम स्तर होता है वो क्या होता है, सांकेतिक सीखना, है ना। जैसे कि भाई हरी बत्ती जली ट्रैफिक सोर्स में तो हमें पता लग गया कि भाई आगे बढ़ना है, लाल बत्ती जली तो हम रुक गए, तो हम सांकेतिक सीख गए, है ना। तो ऐसे ही अगर आप किसी समस्या का समाधान कर देते हैं तो आप अधिगम के उच्चतम स्तर पर है। तो रॉबर्ट गेने के अनुसार 8 इन्होंने स्तर दिए थे। इनकी बुक थी द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम पठार है। अधिगम पठार क्या है? अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम की समाप्ति या अधिगम में अवरोध। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। देखिए क्या होता है, जब आप समय के संग संग जब आप सीखते हैं तो इनिशियल में क्या होता है कि आपकी गति बढ़ती चली जाती है, यानी जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है या फिर आपने जो भी जिसके रिस्पेक्ट में भी आप इसको ग्राफ को बनाएंगे, जो भी आपने शिक्षण क्रियाएं करी उसके रिस्पेक्ट में आपने जो सीखा, ठीक है, या आपका जो भी आपका प्रोडक्शन हुआ, ठीक, उसको अगर आप एक ग्राफ में दिखाएं तो वो आपका अधिगम वक्र कहलाता है। ठीक, तो उसमें होता क्या है कि कुछ समय बाद क्या होता है कि ये ग्राफ ऐसा हो जाता है सीधा, तो ये सीधा क्या है, एक पठार की तरह है। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि कुछ समय बाद आपका क्या होगा कि भाई सीखना कुछ समय बाद क्या होगा, फिर से क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि बीच में आपका क्या आ गया भाई, अवरुद्ध वर्धन टाइप का आ गया ये। ठीक, और फिर क्या होगा, फिर आप क्या होगा, सीखना फिर से चालू हो जाएगा। तो इस तरह के बीच बीच में क्या होते हैं, पठार आ जाते हैं, ये ऐसे ऐसे करके बढ़ता रहता है कर्व ना। ये आप मतलब हमेशा कॉन्स्टेंटली ऐसे नहीं सीख सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या होता है, बीच बीच में आपका क्या होता है, ऐसे पठार बनते रहते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन इनको बोला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान में, क्रियात्मक अनुसंधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है, किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित होता है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकी सत्यापन किया जा सके, या फिर क्रियात्मक उपकल्पना का निर्माण ही नहीं किया जा सकता। ये तो गलत है भाई, नहीं किया जाता तो गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि सांख्यिकी सत्यापन किया जा सके इसके लिए हम क्रियात्मक अनुसंधान में हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे, गलत है। किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित नहीं दोस्तों, ये होता है आपका समस्याओं के कारणों पर आधारित होता है। ठीक है ना, हम जब आपके एंडरसन ने इसके 7 स्टेप बताए थे तो सबसे पहले हमारा क्या होता है भाई, समस्या का चयन करना होता है, उसके बाद हमारी समस्या को लेकर एक विशेष बैठक होती है। जब हम उपकल्पना का निर्माण करते हैं तो वो हमारा क्या होता है भाई, समस्याओं के कारणों पर ही आधारित होता है। जो हमारे सामने समस्या है ना, उसी के कारणों पर दोस्तों वो आधारित होता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई लॉजिक लगा के या कोई विवेक लगा के कोई हाइपोथेसिस बना दी। ठीक, इसके बाद अधिगम का सिद्धांत, थॉर्नडाइक के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, क्रिया प्रसूत व्यवहार, उद्दीपक, अभिप्रेरक, अंतर्नोद। तो क्या इसका सही आंसर है दोस्तों, क्रिया प्रसूत व्यवहार। क्रिया प्रसूत व्यवहार, ऑपरेंट बिहेवियर, इसकी बात किसने कही है, ये कही है भाई आपकी BF स्किनर ने। ठीक है ना, तो क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत है उनके द्वारा दिया गया। तो भाई यहाँ पर क्रिया प्रसूत व्यवहार की इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि ये अनैच्छिक है, यानी कि आप उद्दीपन लाएंगे तो अनुक्रिया होगी ही होगी, जबकि आपके जो BF स्किनर हैं वो इस व्यवहार को वॉलंटरी मानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका उद्दीपन अनुक्रिया में, सीखने की प्रक्रिया में उद्दीपक इंपॉर्टेंट है, अभिप्रेरक इंपॉर्टेंट है और अंतर्नोद, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि आपका RTE पर है। RTE के किस धारा में बताया गया कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। धारा 10, धारा 15, धारा 16, धारा 17। तो इसका राइट आंसर है क्या दोस्तों, धारा 17। धारा 17 में बताया गया है कि भाई बच्चों को आप किसी भी तरह से शारीरिक दंड नहीं देंगे, उनको किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर से जो कि आपका शिक्षा के अधिकार 2009 पर आधारित है। किस अनुच्छेद में की शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अपने राज्य में इसको लागू करने का अधिनियम बनाती है, यानी कि RTE को लागू कर सकती है। अनुच्छेद 21, 35, 37, 38। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 38 इसका राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि NCF की
पर आधारित है। एनसीएफ की रूपरेखा 2005 में मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है। 5 इनके मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए हैं, इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए। स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यही दोस्तों इसका राइट आंसर। इनके 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, उनको जरूर पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि आपका इवैल्यूएशन पर आधारित है, यानी कि आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई पर आधारित है। व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है सीसीई में, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब है। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है व्यापक। व्यापक में क्या होगा दोस्तों, सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो क्या होगा दोस्तों, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र दोनों का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है ना, यानी कि आपने एजुकेशनल क्षेत्र को भी देखना है और साथ में आपका जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज होती है उनका भी आप क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो ये आपका क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, व्याख्या, अनुमान और नियंत्रण प्राकल्पना के लक्ष्य हैं। किसके लक्ष्य हैं, वैज्ञानिक पद्धति, पारस्परिक तर्कण, आज्ञात्मक तर्कणा या फिर आपका निगमनात्मक तर्कणा। इसका राइट आंसर है दोस्तों वैज्ञानिक पद्धति। व्याख्या, अनुमान, नियंत्रण, ये सब आपकी जो प्राकल्पना होती है, प्राकल्पना का मतलब हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी किस में आती है, वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य है। ठीक, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन आपका। देखिए, मूल प्रवृत्ति के बारे में मैकडूगल ने बताया था। मैकडूगल ने बताया था कि भाई 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ठीक है, और मूल प्रवृत्तियों का जो संबंध होता है वो किससे होता है, संवेग से। मानव में संवेग होते हैं और जो संवेग के कारण उनकी प्रतिक्रियाएं होती हैं वही आपकी क्या कहलाती हैं, मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं। तो इनके द्वारा दोस्तों माना गया था कि भाई 4 विधियां हैं जिनके कारण मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। एक तो होता है दमन, शोधन, विलयन और एक होता है मार्गांतरीकरण। तो मार्गांतरीकरण इसका दोस्तों राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों जो कि आखिरी क्वेश्चन है, गार्डनर ने 7 बुद्धि के अधिमान निर्धारित किए, इनमें से कौन सा नहीं है, यानी उन्होंने 7 बुद्धि के प्रकार बताए थे, तो इनमें से कौन सा नहीं है। स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि या फिर भाषात्मक बुद्धि। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भावात्मक बुद्धि। इन्होंने 7 प्रकार जो बताए थे वो कौन कौन से थे, जैसे कि भाषाई बुद्धि, ये भी इसके अंतर्गत आता है। तार्किक गणितीय बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है, ठीक है, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि होती है, और इसके अलावा आपकी अंतःव्यक्तिक बुद्धि होती है, सांगीतिक बुद्धि होती है, शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। तो ये सब दोस्तों आपकी बुद्धि के इन्होंने प्रकार बताए थे। ठीक है, बाद में इन्होंने प्रकृतिवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि भी जोड़ दी थी इसमें। ठीक है, तो 9 बुद्धि के प्रकार हो गए थे। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांतों को अच्छे से समझ सकते हैं, यानी बुद्धि के प्रकारों को याद कर सकते हैं। बहुत ईजी है, आप इजीली इनको याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और आई होप कि इनमें से कुछ एग्ज़ाम में आ जाएं एज इट इज़, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आई होप कि अच्छी लगी होगी और आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।